अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई और पहला जो केस था वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। स्पेशल सीट्स पर जो इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया और ये मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को मिल गईं, उस पर आज ये फैसला मुअत्तल होता है सुप्रीम कोर्ट में। 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने की बात की जाती है और अहम रिमार्क्स में से जो फीचर जो चीज़ थी वो ये थी कि जिस पार्टी का जितना मैंडेट है वो उतनी ही स्पेशल सीट्स डिज़र्व करती है। अब इसके इम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि अगर ये सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हैं तो 60 से 70 नशिस्तों का इसमें इजाफा हो सकता है और हुकूमत की जो कानून साजी की प्लानिंग है, 2/3 अक्सरियत का फार्मूला है, उसमें खलल आ सकता है। इसीलिए ये केस इंतहायत का हामिल है। दूसरा जो अहम केस था वो फैज़ाबाद धरना केस था, नज़रसानी केस था और इस पर जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी इसको मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट में। रिमार्क्स में ये भी शामिल रहा कि जो धरना कमीशन का वाहिद काम था वो मालूम यही होता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को इल्ज़ामात से बरी करवाना था। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर 2019 के इस फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई जैसे वाक़यात रिपीट ना होते। इस पर भी हुकूमत अब जो वक्त ले रही है उसमें वो कितना सीरियसली इस रिपोर्ट को रिव्यू करके जवाब जमा करा सकती है और स्पेशल सीट्स के हवाले से गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन और कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे याद है जब ये स्पेशल सीट्स का मामला इमर्ज किया तो आपने अपोज़ किया था इस चीज़ को कि एक पार्टी जिसकी मखसूस नशिस्तें हैं जो डिज़र्व करती थी वो किसी और को नहीं देनी चाहिए। अब आज का फ़ैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मुअत्तल किया है मखसूस नशिस्तों से इसका इससे पहले वाला डिसीजन, इस पर क्या राय है आपकी कि अब चीज़ें दरुस्त समत में जा रही हैं अकॉर्डिंग टू लीगल पॉइंट्स? अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये दुरुस्त फैसला है जो 3 मेंबर बेंच ने दिया है और बड़े ज़ीरे जजेज हैं तीनों वैसे और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं और उन्होंने देखें ये एक बात तो अजीब ही हो रही थी ना कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तशरीह कर रहे थे कानून की। आप कह रहे थे पहले कि आपको सीटें कोई मिल ही नहीं सकती क्योंकि यू आर नॉट ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल was not a contesting party in the elections. So वो जो एक्ट है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसमें ये लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी ए कंटेस्टिंग पार्टी जिसने कॉन्टेस्ट किया हो। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने नाम से तो कंटेस्ट भी नहीं किया बल्कि उनके अहमद रजा साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं सुन्नी इत्तेहाद के, वो उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया। लेकिन अब ये सवाल देखना होता है कि राइट किसका है, क्या ये राइट पार्टी का है कि इंडिविजुअल का है। ये राइट उस पार्टी का भी नहीं है जिसके तरफ कोई जाना चाहे, जिसमें शामिल होना चाहे। Article 17 of the Constitution says you are free to join or sponsor or set up any political party. उसकी सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट टू लॉ, बट यू आर फ्री टू सेट अप एनी और ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब एनी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि आप ऐसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके हक में रिजर्व सीट्स उसकी बना के और ले सकते हैं जिसने पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट ही ना किया हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एनी पार्टी है सही, और 170 रजिस्टर्ड पार्टीज में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर 10-20 इंडिपेंडेंट्स उसमें शामिल हो जाएं तो वो अपना काउंट दिखा सकते हैं। इलेक्शन के तीसरे दिन तक दे हैव द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी और जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको चाहे हाउस में वो पार्टी हो ना हो, कंटेस्ट किया ना हो, लेकिन any political party they can join, and once they join any political party it is to be recognized in the parliament. ठीक है एतजाज़ साहब, ये parliamentarians join जी एक और इशू जो था वो आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन का है ना, जिसमें आज़म नज़ीर साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 51 के तहत जो इंटरप्रिटेशन है इसका मामला है। आप क्या समझते हैं कि इस केस से ये भी डिसाइड हो जाएगा
कि मखसूस नशिस्तें हैं जो मिलती हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, एक पार्टी की अगर नुमाइंदगी नहीं है तो ये प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फिर तो। हाँ, नहीं, अगर पार्टी की नुमाइंदगी नहीं भी है, जब आर्टिकल 17 इज अ फंडामेंटल राइट, a citizen of Pakistan has the fundamental right to join any political party except a party जिस तरह which has works against the integrity solidarity of Pakistan। ये इस किस्म की दो एक्सेप्शंस हैं, इंटेग्रिटी की, सॉलिडारिटी की, सॉवरेंटी की वो ना करती हो, वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो कहता है फंडामेंटल राइट कहता है कि एवरी पर्सन हैव द राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी, और उसके जो भी डिविडेंड्स आते हैं उसको मिलेंगे। अब एवरी पर्सन को तो हम ये राइट देते हैं, लेकिन हम कहते हैं एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हुए MNA को कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते ऐसी पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है एक्ट में, बट एक्ट देयर बाय वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्ट के कंटेस्ट किए करने वाली जो क्लॉज है वो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के से मुतसादम है, इसलिए उस पर अमल नहीं हो सकता। तो एतजाज साहब, ये जो स्पेशल सीट्स जिन लोगों ने ऑक्यूपाई की हैं, इन्होंने जो लेजिस्लेशन में किरदार अदा किया है, वो तो नल एंड वॉइड नहीं होगा इस डिसीजन से? नहीं, ये नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 69 है गालबन, उसमें बिल्कुल वादे तौर पे लिखा हुआ है कि एनीबडी हू पार्टिसिपेट्स इन और वोट्स एंड वाज नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट विल नॉट, हिज वोटिंग विल नॉट इनवैलिडेट द वोट और द लॉ दैट हैज बीन पास। सही। एतजाज साहब, इलेक्शन कमीशन का जब ये फैसला आया था उस वक्त भी एक इख्तलाफी नोट था बाबर हसन साहब का, वो ये कह रहे थे कि ठीक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने टाइमली चीज़ें नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी स्पेशल सीटों को किसी और को दे दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं लाइंस में डिसाइड करती है तो वो आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए सुन्नी इत्तेहाद के लिए कि किसी को भी ये सीटें ना दी जाएं? नहीं, किसी को भी तो नहीं दी जाने वाली। जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो इंडिपेंडेंट ज्वाइन करते हैं, उस पार्टी को मिलेंगी। अच्छा, मतलब पार्टी पार्लियामेंट में हो, रिप्रेजेंटेड हो के ना। इस तरह तो अगर 3 पार्टी रिप्रेजेंटेड हो पार्लियामेंट में और कोई पार्टी रिप्रेजेंटेड ही ना हो 170 रजिस्टर्ड पार्टीज में से, तो आप 167 को डिनाई कर रहे हैं, when the fundamental right is कि I am entitled to join any party। लेकिन अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसी पार्टी को जिसने कंटेस्ट नहीं किया, जो पार्लियामेंट में नहीं है, तो मुझे कहते हैं आप वैसे तो ज्वाइन कर सकते हैं एनी पार्टी, पर इस ज्वाइनिंग का आपको जो समर है वो नहीं मिलेगा, जो फ्रूट है वो नहीं मिलेगा। वो कहाँ से डिनाई कर सकते हैं? वो रिजर्व सीट तो मिलेंगी फिर उनको। लेकिन अगर इशू ये हो कि उन्होंने वो लिस्ट टाइमली जमा ना करवाई हो तो फिर भी वो डिजर्व करते हैं? लिस्ट टाइमली जमा कराने की बात है, सच नहीं है। उन MNAs ने खुद चॉइस देनी है, अपनी खुद चॉइस देनी है, और एक पार्टी बन के उन्होंने दिस इज द MNA's चॉइस। MNA जब वो 3 दिन पहले, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको MNA को 3 दिन मिलते हैं कि 3 दिन में वो फैसला कर ले किसी पार्टी को ज्वाइन करना है उसने कि नहीं। ये उसका इस्तेहकाक और हक है। और अगर वो ज्वाइन कर लेता है किसी पार्टी को, तो वो जमात कह सकती है इलेक्शन कमीशन को इसके बाद कि मेरे पास लेट से 10 मेंबर्स इलेक्टेड हैं और 5 मेंबर्स ये इंडिपेंडेंट्स आ गए, 15 पे मेरा जितना कोटा स्पेशल सीट्स पे या विमेन सीट पे होता है वो आप दीजिए, वो 1 निकले 2 निकले जो भी ठीक है। और वो यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि जी आप तो गलत, आप तो पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद है सिर्फ उसी को ज्वाइन करेंगे। वो कहता है मैं फॉर इंस्टेंस मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी रजिस्टर्ड है, फर्ज करो मैं एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ, रजिस्टर्ड है और लॉफुल है और वो यहाँ
उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, उसका कोई मेंबर नहीं है यहाँ पे, पर ये तो मेरा इख्तियार है, मेरी चॉइस है 170 पार्टी में से किसी पार्टी को भी ज्वाइन करो, क्योंकि आइन ने नहीं लिखा कंटेस्टेड। ठीक है, ठीक है। एतजाज साहब, एक और इशू जिस पे बात हो रही है वो चीफ जस्टिस के मुद्दत मुलाजमत है कि 65 साल से ये उम्र बढ़ा के रिटायरमेंट की 68 कर दी जाए। तो इससे अगर मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाती है, आपको क्या लगता है क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके? नहीं, मेरा ख्याल है उसकी तो इम्प्लीकेशंस बहुत नेगेटिव होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कादी फैद ईसा साहब चाहेंगे कि उनकी टेन्योर पोस्ट कर दी जाए चीफ जस्टिस की, और अगर की भी जाए तो वो होता है, नॉर्मली होता है कि नेक्स्ट वन अब इस पे अप्लाई नहीं करेगा, द सिटिंग इनकम्बेंट चीफ जस्टिस अगले चीफ जस्टिस से अप्लाई करेगा। बट ये जो असूल ही है सारा, इट विल ब्लॉक several very good judges from becoming chief justice। अगर ये असूल टेन्योर पोस्ट कर दो चीफ जस्टिस का, तो by the time the chief justice retire will be age almost 68। ये जितने उनसे पहले 65 तक पहुंचते जाते हैं, वो 68 तक जा रहे हैं, लेकिन 65 तक जो पहुंचता जा रहा है वो चाहे वो अगले साल पहुंचे, जबकि साहब के बाद सेकंड चीफ जस्टिस आके वो उनकी भी डेट बर्थ हो गई है 65, वो रिटायर हो रहे हैं एंड चीफ जस्टिस गोज ऑन टू 68। ये तो बड़ी स्प्लिट आ जाएगी कोर्ट्स में। जो ये कोशिश कर देंगे, मेरा ख्याल है हुकूमत की या नून वालों की कोशिश ये होगी कि वो सारे जजेस की एज 68 कर दें सुप्रीम कोर्ट की, और सारे हाई कोर्ट के जजेस की 65 कर दें, 62 से 65 कर। इसकी क्या वजह? अब ये जो मसला है, ये जो मामला है, इस पे ये पहले उसने किया था परवेज मुशर्रफ ने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की पावर इस्तेमाल करते हुए परवेज मुशर्रफ ने 68 और 65 कर दिया था, हाई कोर्ट 65 एंड 3 साल बढ़ा दी थी। वो फिर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने बड़ा जोर लगा के और उसको रिवर्स कराया, और तमाम उस वक्त की अपोजिशन इसके खिलाफ थी कि ये तो आपने जुडिशरी को एक बेट दे दिया, सारे जजेस को आपने इंडक्ट कर लिया है, एक अपनी मराहत दे के, ये भी मैला फाइडी है। बड़ी उसके खिलाफ स्ट्रगल हुई थी, और बीबी शहीद वो वेरी क्लियर ऑन दैट कि ये इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए, और हो के फिर वो 17th अमेंडमेंट में सन 2003 में वो विड्रॉ हुई। अच्छा, एतजाज साहब, ये करंट गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड क्यों है इस लेजिस्लेशन में, आपको क्या लगता है शॉर्टली? करंट गवर्नमेंट तो कि तो ये कि ये बात तो बदनीयती पर मबनी है। अच्छा, कि हाँ, उनको तवक्कुआत बहुत हैं इन चीफ जस्टिस साहब से। मैं उनको सही नहीं समझता। आई थिंक कादी साहब तो लेगा ही नहीं, ही विल नॉट टेक दिस एक्सटेंशन। ठीक है एतजाज साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट कमेंट आप फैज़ाबाद धरना केस पे भी कर दें। कमीशन रिपोर्ट के बारे में आज कोर्ट में कहा गया कि अगर उसको पहले सीरियस लेते तो 9 मई भी ना होता। आपको लगता है गवर्नमेंट सीरियस है और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा केस? गवर्नमेंट तो सीरियस नहीं है, बट कोर्ट सीरियस है। अच्छा। कोर्ट कादी साहब सीरियस है, और कादी साहब के साथ दोनों फाजिल जज जो बैठे हुए हैं वो मेरा ख्याल है इत्तेफाक करते हैं उनसे। एंड कादी साहब इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। फैज साहब के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? वो किसके लिए? फैज साहब के लिए। फैज, जनरल फैज जी, जनरल फैज, हाँ, उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था
कि फैज़ाबाद धरना केस हो या इसके अलावा जो लेजिस्लेशन है करंटली चीफ जस्टिस साहब की उम्र बढ़ाने की, रिटायरमेंट की, उसमें गवर्नमेंट जो है वो मैलाफाइडी इंटेंशन रखती है। अब ये कितना ठीक है कितना गलत, ये आने वाले दिनों में फैसला होगा कि गवर्नमेंट इस पर फॉर्मल लेजिस्लेशन लेकर आती है या नहीं लेके आती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने जो लीगल व्यू पॉइंट्स थे स्पेशल सीट्स के हवाले से, उस पर एतजाज़ साहब से बात की, लेकिन सियासी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि आज़म नज़ीर साहब ने भी ये बात की कि अगर लार्जर बेंच होता तो बेहतर होता। क्या ये इंडिकेशन है कि वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे? और दीगर चैलेंजेस जो कि गंदम की फरामी के हवाले से भी एहतजाज की कॉल है किसान इत्तेहाद की, उसको हुकूमत कैसे डील करेगी, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, बैरिस्टर तैमूर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। तैमूर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये पीटीआई के लिए आज कहा जा रहा है कि एक रिलीफ है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत होती है। आप रिपीटेडली, आपकी पार्टी भी ये कहती रही है कि हमें निज़ाम इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है। अब कुछ माइंड चेंज हुआ आपका? हमें निज़ाम इंसाफ से बिल्कुल उम्मीद है जी, और अगर उम्मीद ना हो तो हम रोज़ अदालतों में क्यों हों? हमारे कायदीन यही सवाल हम रोज़ केसेस लगे होते हैं, हम उनमें बशमूल मैं पेश हो रहा होता हूँ, तो बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम तनकीद करते हैं उस चीज़ की जो ताख़ीर हो रही होती है इंसाफ मिलने की, जो मुसलसल हो रही है, और तो उसकी तनकीद करते हैं, उस पर अपना इजहार करते हैं। लेकिन आखिरकार तो हमने इंसाफ तो इन्हीं अदालतों से लेना है, और वो हमें उम्मीद है कि उसमें देर हो रही है लेकिन मिलेगा ज़रूर। वो चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो, वो चाहे हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मुख्तलिफ केसों की अपील्स चल रही हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनकी बात हो, हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और अब आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से तो यही लगता है कि जो एक जमहूरियत के ऊपर डाका डाला गया और उसके बाद से जो गैर कानूनी काम चल रहे हैं, उसका सद्देबाब भी यही सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, इंशाल्लाह जल्दी करेगी। वैसे उसकी एक्विजिशन भी आपने सुप्रीम कोर्ट पे ही लगाई थी, बल्ले का निशान लेने की। देखिए, मैं तो खुद एक उम्मीदवार हूं। मैंने घड़ियाल के निशान पे 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ा। 19 मई को मुल्तान में NA 148 का मेरा बाई इलेक्शन है। इस दफ़ा मेरा निशान घोड़ा है, और मेरे एप्लीकेशन के बावजूद किसी और को पिछला जो मेरा निशान था घड़ियाल, वो दे दिया गया है। तो बल्ला ना मिलने की वजह से मैं तो डायरेक्ट इफेक्टिंग हूँ, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इससे जमहूरियत पे डाका डाला गया है। एक जमात का आप उसके ऊपर फाइन कर सकते थे, आपने 2 दफ़ा इलेक्शन करा दिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए, आप फौरन उन पर फैसला कर सकते हैं, कोई कमी बेशी है फौरन बता सकते हैं, बजाय कि कई हफ्ते कई महीने आप खामोशी इख्तियार करें और फिर बात करें। मेरे बाई इलेक्शन से पहले बैरिस्टर गौहर और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गए कि हमें महीने से ऊपर हो चुका है अपने कागजात जमा कराए हुए, आप हमें बताएं या अप्रूव करें या कोई और बात चाहिए आपको तो वो भी बता दें। हमें जवाब नहीं दिया गया। जब मेरे कागजात जमा हो गए, उसके बाद ये सारी कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन ने भी आगे की निशान से मुतालिक, वो फिर की। अब मुझे फिर इसलिए बल्ले के बजाय एक और निशान के ऊपर, घोड़े के निशान के ऊपर 19 मई को ज़िमनी इंतखाब लड़ना पड़ रहा है, और मेरा पिछला निशान 8 फरवरी वाला एक किसी और गुमनाम कैंडिडेट के पास है। तो ये प्री पोल रिगिंग है, और ये इसलिए है कि हमें बल्ले का निशान नहीं दिया गया। मैं आपको अपने एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। कोई जूते के यकीनन चैलेंज तो रहा है आपकी पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अब जिस तरह से आज अदालत में रिमार्क्स सामने आए हैं कि जितनी नशिस्तें एक पार्टी जीतती है उतनी स्पेशल सीट्स वो डिज़र्व करती है, क्या लगता है ये बोनस जो आपको मिला हुआ है, जिसकी बेसिस पे आप प्लान कर रहे थे कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, ये सारा तो लगता यही है कि रिवर्स भी हो सकता है आज के रिमार्क्स अगर देखे जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अदालत जो भी फैसला करे उसको इम्प्लीमेंट होना है, और वही जो है वो सब पे लागू होगा। ये पेशावर हाई कोर्ट का 4-1 का फैसला था, जिसने अपहोल्ड किया इलेक्शन कमीशन के फैसले को कि क्योंकि बड़ी सीरियस वायलेशंस हुई थी, जो मैंडेटरी प्रोविजंस थी, जो जिस तरह लिस्ट जमा करानी थी और जो दीगर मामलात थे वो नहीं कराए। अगर वो नहीं कराए तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली, और फिर जिन पार्टीज ने जमा कराई थी वो लिस्ट,
वो फिर ऑब्वियसली क्योंकि आप उतना नंबर कम तो नहीं कर सकते पार्लियामेंट से, तो वो फिर उन पार्टीज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इसी फैसले को अपहोल्ड किया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। अब इनकी जो अपील है क्योंकि वो एक्सेप्ट हो गई है और वो केस जो है वो शुरू हो गया है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो डेफिनेटली वो जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हो गया। तो बिल्कुल जो अदालत फैसला करेगी मेरे ख्याल से मेरिट पे ही होगा। और जो मामला पेशावर हाई कोर्ट ने देखे, ईसीपी ने देखे, उसमें भी बड़ी आर्ग्यूमेंट है, उसमें भी बहुत वैलिडिटी है। यही वजह है कि ईसीपी ने वो फैसला किया, यही वजह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने किया। तो हम तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसले के ऊपर कंक्लूजन पे आएगी कि जो एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि आपने लिस्टें जमा करानी थी, अगर आपने वो नहीं कराई तो फिर डेफिनेटली आपको जो है, अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी गलतियां कोताहियां जो है उस पर आंखें बंद कर ली जाएं। और तो ये देखते हैं कि अभी तो पहली साहब, लेकिन ये आपने कहा ना अदालत का फैसला जो है उसको तस्लीम करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अभी से हिंट कर दिया है कि अगर लार्जर बेंच होता तो बेहतर होता। तो लगता तो यही है कि अगर ना फैसला आया आपके हक में इस मामले में, तो आप अगर इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देंगे तो फिर जो तहरीक इंसाफ पे तनकीद होती थी, ये तो वही रेपिटिशन नहीं है उसी चीज़ की। नहीं, देखिए, हमने तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसके अंदर भी हमने कोशिश की कि ट्रांसपेरेंसी आए, सुओ मोटोज में ट्रांसपेरेंसी आए, फिर जो सिलेक्शन ऑफ बेंचेस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। तो वो जब अब आप देख रहे हैं कि अगर बेंच की सिलेक्शन होती है तो उसमें कमेटी बैठती है, सुओ मोटो पे कमेटी बैठती है, तो अगर लार्जर बेंच हो तो बिल्कुल बेहतर होता है। ये डिमांड हमेशा आती है, हमारी तरफ से भी आती है, दूसरी जमातों की तरफ से भी आती है। तो इसमें तो कोई ऐसा उन्होंने मौकफ नहीं रखा कि जिसको कोई मैं रद्द करूं कि नहीं उन्होंने ठीक बात नहीं की, बिल्कुल ठीक बात की। मैं ये भी कह देंगे अगर फुल कोर्ट बैठे तो और भी बेहतर हो जाए, लेकिन ये तो हमारी ख्वाहिशात है ना, हमारी ये रिक्वेस्ट हैं या हम समझते हैं कि इस तरीके से हो। बहरहाल फैसला तो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने करना है और हम उम्मीद करेंगे कि जो बुनियादें वैलिड नजर आई इलेक्शन कमीशन को और पेशावर हाई कोर्ट को, वही अपहेल्ड होंगी। ठीक है, ठीक है। तैमूर साहब, इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन का फैसला इस पे आ चुका है, उसमें आपको याद होगा इख्तलाफी नोट जो लिखा था बाबर हसन भरवाना साहब ने, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि आप मखसूस नशिस्तें डिज़र्व करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, आपको अगर नहीं मिल रही तो किसी और को भी ना दी जाएं। अगर वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेक्टेड डिसीजन में दोबारा से रीअफर्म हो जाती है कि किसी और पार्टी को भी नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलती, फिर मान लेंगे उसको आप? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद था जब सईद अली ज़फ़र साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और कई और सीनियर वकील दूसरी जमातों की तरफ से पेश हुए थे। बड़े मुफस्सल दलाइल हुए थे, वो मैं सारे आपके शो पे इस वक्त रिपीट तो नहीं कर सकता, कई घंटे के हैं हर तरफ से। तो बात यही थी, मुझे तो उस दिन भी यही लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजर्व सीट्स के लिए कहेगी कि जो पार्लिमानी पार्टी पार्लियामेंट में अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से मौजूद है तो उसको दी जाए। मसला ये आ रहा था कि उस वक़्त अभी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था कि जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलीज़ में, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये आप इलेक्शन कमीशन से भी चेक कर सकते हैं, कौमी असम्बली से भी चेक कर सकते हैं कि अब उन्होंने बाकायदा एक पार्लिमानी ग्रुप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फॉर्म में रिकग्नाइज कर लिया हुआ है। अब जब अगर रिकग्नाइज कर लिया हुआ है तो फिर अब ये टेक्निकल बातों के ऊपर क्या आप जो करोड़ों अवाम ने उस ग्रुप को, उस पार्लिमानी ग्रुप को जो वोट डाला और उनके हिसाब से, उनके तनासुब की सीटों के तनासुब के हिसाब से जो मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए, क्या वो किसी तकनीकी बुनियाद के ऊपर किसी और को दी जा सकती हैं या खाली छोड़ के पार्लियामान को अधूरा छोड़ा जा सकता है? राना साहब एक मेरी तरह नौजवान और मीडिया पे रेगुलर आने वाले एक सेंसिबल आदमी है और मैं उनकी इस बात की ये खुशाइंद है कि ये कहते हैं जो भी फैसला होगा आला अदलिया का उसको कबूल करेंगे। आप भी यही कहते हैं? वैसे आपका कंडीशनल है? नहीं भाई, बिल्कुल कहते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कंडीशनल नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा इसके बाद अगर रिव्यू की ऑप्शन भी है, जो भी जिसको भी पसंद नहीं आएगा वो उसमें चला जाएगा। तैमूर साहब, ये क्लियर कर देना, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया उस पर भी पीटीआई का, जहां तक मुझे याद है कि उनकी रिजर्वेशन यही थी कि ठीक है हमें ना दें लेकिन किसी और को भी ना दें। आपको लगता है कि आपकी इन दोनों डिमांड्स में कंफ्यूजन है अभी भी?
कि ये सीट्स अगर हमें नहीं मिलती तो फिर मेरे किसी ख्याल और में अगर कंफ्यूजन है तो वो खत्म कर देनी चाहिए, बिकॉज जब वो केस सुना गया था उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी ग्रुप की तनाजुर में रिकग्नाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नोटिफाई नहीं किया गया था कौमी असम्बली के अंदर। अब ये सूरत हाल नहीं है, या आप दूसरे वकला से भी पूछ लें, कानूनी बात है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें हैं इस वक्त असम्बलियों के अंदर। जब सीटें हैं तो जाहिर है मखसूस नशस्तें भी उस तरह देनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल में ये चीज़ देखी जाएगी, देखी जा रही है। मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा कि मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम ये नहीं कर सकते कि हमें अदालतों का जो फैसला पसंद हो तब कहें कि ये कोर्ट ठीक है, जो फैसला पसंद ना हो तो हम कहें कोर्ट गलत है। हम अच्छे और बुरे फैसले की तनकीद कर सकते हैं अपने नजरिए के। मैं एक दिन एक साइड का वकील हूँ, दूसरे दिन किसी और बात पे भी वकील हो सकता हूँ। तो ये हम तनकीद फैसलों की जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरे पेशावर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते। तो पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के साथ मुझे वो फैसला दुरुस्त नहीं लगता था। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी पिटीशन एडमिट की है, उसमें कुछ बेहतरी समझी है और जाहिर है पिछला फैसला सस्पेंड किया है हाई कोर्ट का। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो आज सवाल उठाए गए हैं वो बहुत अहम है और उसके पाकिस्तान की सियासत पे इम्प्लीकेशंस होंगे, बिल्कुल बड़े गहरे असरात। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुताबिक 90% तक खुला दूध पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी या सेफ्टी के मयार पर पूरा नहीं उतरता। हमें भी खुले दूध की जगह सिर्फ पैकेज दूध के इस्तेमाल को अपनाना होगा। साफ और महफूज सिर्फ पैकेज्ड दूध। मंथली एक्स का 200 GB डेटा बने आपकी सुपर पावर। गर्मी और जर्म्स करो दूर विद डेटॉल कूल। इसका मेंथोल फार्मूला दे 5 डिग्री तक कूलिंग सेंसेशन और रखे आपको बदबू फैलाने वाले जर्म्स से बहुत दूर। गर्मी जाओगे भूल विद डेटॉल कूल। जब बबलू टॉयलेट की तरफ जाए और बोले अपना टॉयलेट ना येलो क्यों है, तो कुछ और नहीं, नया हार्पिक छोटू जो जमकर दाग धब्बे हटाए और दे महीने भर के लिए नए जैसा चमकदार टॉयलेट। वाओ! हार्पिक महीने भर चमकाए ऐसा टॉयलेट बनाए नए जैसा। जल्दी 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 जल्दी। ये क्या? वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, ये लीगल एस्पेक्ट को हम अगर साइड पे भी रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मिसाल है कि JUI की टोटल 7 सीटें हैं, मखसूस 10 मिल जाती हैं। पीपल्स पार्टी की 4 हैं, मखसूस 6 मिल जाती हैं। आपकी 6 हैं, आपको 8 मिल जाती हैं। तो PTI ने क्या गलत किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्या गलत किया, वो सब एक तरफ। आपको लगता है कि ये डिज़र्व करती थी ये तमाम पार्टीज़ इंक्लूडिंग योर पार्टी एज़ वेल, कि जितनी जर्नल जीते हैं उससे ज़्यादा स्पेशल मिल रही हैं उनको? ये तो बोनस नहीं था जो वापस हो भी जाए तो आपको एतराज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए सवाल ये बनता है ना कि जब एक पार्टी ने लिस्ट ही नहीं जमा कराई तो फिर डेफिनेटली ये एक वायलेशन थी। तो अब 2 हल थे इसके, या तो आप हाउस को जो है वो खाली छोड़ दें, उसके अंदर जो रिजर्व सीट्स की जगह हैं, या फिर जिन पार्टीज ने अपनी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, उन्होंने लिस्ट्स भी जमा कराई, उन्होंने सारे मामला प्रॉपरली वो किए, तो फिर उनके साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाए। तो डेफिनेटली हम तो हर जमात की कोशिश होती है कि वो नंबर गेम उसकी स्ट्रेंथन हो, तो हमने इस चीज़ को फेवर किया। और कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने दोनों, देखें, इलेक्शन कमीशन ने भी इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। तो बिल्कुल फिर ये हमारा तो राइट है कि हम अपनी नंबर गेम को स्ट्रेंथन करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। तैमूर साहब, एक और मसला आपकी पार्टी को दरपेश है, क्योंकि आजकल तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के रहनुमाओं से ज़्यादा बहस और कन्फ्रंटेशन आपकी PTI के रहनुमाओं से हो रही है अपनी पार्टी के अंदर। अब मरवत साहब कह रहे हैं कि ये धोखा किया गया है, मैं जाके एक्स चेयरमैन से शिकायत करूँगा, और शेख वकास साहब को PAC के चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया आपने। तो कौन ठीक कह रहा है दोनों में से? देखें, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं तो दोनों चीज़ों या आप अपने वर्कर को मजीद कंफ्यूज करेंगे, फिर क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो?
नहीं, देखें, जो फैसला आ चुका है पार्टी का वो शेख वकास अकरम की सूरत में आ चुका है। हम तो उसके साथ खड़े हैं, उस फैसले के साथ खड़े हैं। अगर पीएसी की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट से पहले खान साहब कोई और बात कर देते हैं, मुशावरत से कोई और फैसला करते हैं, तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस वक्त जो पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके साथ जो खड़ा है वो खड़ा है। दूसरे की ख्वाहिश जरूर हो सकती है लेकिन वो पार्टी का फैसला नहीं हो सकता, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन लाइन में इतना मसला क्यों है? जब हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करें तो उस पर भी कोई कहता है कि अगले हफ्ते होंगे, कोई कहता है हो ही नहीं सकते, बैरिस्टर गौर कुछ और कहते हैं। देखें, ये मैं नहीं जानता कि ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। सियासी अमल का हिस्सा है बातचीत करना, सियासी अमल का हिस्सा है पार्लियामान में बहस करना, चीज़ों के ऊपर बात करना। और ये जमहूरियत का ये हुस्न है कि पार्टी के अंदर भी अगर किसी एक ओहदे के मुतअद्दिद ख्वाहिशमंद हैं, जैसे पार्टी टिकट के होते हैं इलेक्शन में, वजारत के हो सकते हैं, वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं, तो वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखें उस दिन तक जिस दिन फाइनल फैसला हो कि उस चीज़ का इलेक्शन या सिलेक्शन नहीं होती। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में, ये जमहूरियत का हुस्न है। हर किसी को अपनी तगोदो जारी रखनी चाहिए। जब कोई अपॉइंट हो जाए तो सारे उसके पीछे साथ और उसके साथ। वैसे मालूम ये हो रहा है कि आप अपनी चेयरमैन पे तनकीद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि बात नहीं हो सकती। नहीं, देखें, चेयरमैन साहब ने जो कहा है जिन पार्टीज का और जिस वजह से कहा है उसका तो मैं फिर कहूंगा कि मैं भी अफेक्टेड पार्टी हूं। जिसने मेरे हल्के के अवाम पे मेरे मैंडेट पे डाका डाला, मैं उसके साथ कैसे बात कर सकता हूं जब तक मेरे मैंडेट मुझे वापस ना मिले। सो ये चीजें वो आप कह रहे हैं निशान की वजह से हुआ ना, निशान नून लीग ने वापस तो नहीं लिया आपसे? नहीं, निशान की वजह से नहीं हुआ खाली जी, और भी बड़ा कुछ हुआ। मेरे हल्के में मेरे 13,012 वोट रिजेक्ट करके 104 वोटों से साबिक वजीर आजम गिलानी को जिता दिया गया। तो मैं हर किस्म के हालात का पिछले कुछ महीने में अफेक्टी हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे और उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो थे वो अफेक्टिव हैं इस सिस्टम के, और इन्हीं पार्टीज के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, जिनके बारे में कहा गया है कि इनसे अभी बात नहीं करनी, क्योंकि इनके उम्मीदवारों को हमारे ऊपर कामयाब कराया गया। हमारा जमहूरी हक जो था और हमारे अवाम का, हमारे हल्के के अवाम का जो मैंडेट था वो छीना गया है। तो जाहिर है जब तक अगर उसके ऊपर बात करें, जो पिटिशन हैं वो जल्दी चलें तो जरूर फिर उनसे भी बात की जा सकेगी। मैं ये देखें, मैं कहता रह गया 104 वोटों का फर्क है। पहले रिटर्निंग ऑफिसर को कहा, फिर इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने कहा, पहले हाई कोर्ट में रिट की, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जाए, फिर इलेक्शन कमीशन ने अब कह दिया ट्रिब्यूनल जाए। हम ट्रिब्यूनल चले गए, ज़िमनी इंतखाब की तारीख आने वाली है लेकिन अभी तक वो वोटों की गिनती दोबारा या मुस्तरद वोटों का रिव्यू नहीं हो सका। अगर ये उस चीज में साथ देंगे जमहूरी, अगर ये कहते हैं हमने तो नहीं कुछ मैंडेट पे चोरी कराई, किसी और तरह हो गई है, तो हमारे साथ बैठे और उन चीजों पे जल्दी फैसला कराएं। ये नहीं कि पार्लियामान की मुद्दत गुजर जाए उसके बाद इन पे फैसले हों। तो राना साहब बैठ जाएं साथ, फिर वो कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के फैसला करवाएं हमारा। नहीं, देखें, जो गवर्नमेंट है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मामलात को ठंडा करे, और गवर्नमेंट के पास एक ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो असेंबली का प्लेटफॉर्म है। वही हाईएस्ट फोरम है डिबेट का, जहां आप एक दूसरे को अपना मौक़िफ़ सुनाते हैं। हम तो कहते हैं आप असेंबलियों को चलने दें, वहीं से रास्ता निकलेगा। ये खाली सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं है, इसके ऊपर तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि मैं जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, मैं नहीं चाहता कि अगली दफ़ा भी जब मैं अगर असेंबली का मैं मेंबर बना तो इसी तरह के इल्ज़ामात रेज हों तो आए मिलके बैठें और आगे बढ़ें। उस रास्ते का जो इख्तियार है वो PTI की तरफ से नहीं हुआ या सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से नहीं हुआ। बहरहाल हम तो समझते हैं कि पार्लियामेंट का रास्ता जो है वही बेहतरीन रास्ता है। इनकी कोशिश है कि ये क्योंकि मुल्क जो है वो उसमें इन्फ्लेशन कम हो रही है, 17.5% पे आ गई है, जो प्राइवेटाइजेशन है वो बढ़ रही है, FBR की रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, सऊदी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही है, तो इनको खतरा है कि ये इररेलेवेंट होने जा रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करें और इस मुल्क के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम जैसी चीज कभी भी ना आए। तो इन्होंने रुख असेंबली का नहीं किया, जबकि वहां से मराद भी ले रहे हैं, वहां की लॉजेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां आते भी हैं, लेकिन उसको चलने नहीं देते। राना साहब, वैसे आपको ये खतरा है कि उनके साथ कम्युनिकेशन लाइन अगर खुल गई तो आप कहीं ओवरशैडो ना हो जाएं, इन हाउस चेंज? देखिए, बात ये है
कि उनका जो रोल है वो भी उस रोल में रहना चाहते हैं और हम भी समझते हैं उनको उसी रोल में रहना चाहिए। ये तो इनकी ख्वाहिश है कि इनकी कोई डायरेक्ट लाइन वहां लग जाए। इनकी जब हम पीडीएम के हुकूमत में थे तब भी इनकी ये स्ट्रेटजी थी कि हम उन्हीं से बात करेंगे और हमारे से बात नहीं करेंगे, और फिर जब इनकी रेड लाइन खान साहब क्रॉस हो गए तो वो बातचीत करने इनके दरवाजों पे पहुंच गए, 10 फौजी तनसीबात के दरवाजों पे पहुंच गए अवाम का जो है वो हजूम लेके, तो वो बातचीत तो अच्छी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से इन्होंने सीखा नहीं है उस बातचीत से, और अब ये फर्दर उसी बातचीत को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है। हमारे पास तो पार्लियामेंट का फोरम जो है वो ओपन है, ठीक है, और हम उनको वहां दावत देते हैं जी। ठीक है तैमूर साहब, ये पार्लियामेंट का जो सोल्यूशन है, ठीक है आप रिस्पॉन्ड कर दें पहले इसको। मैं यही कहूंगा कि जी देखें, हम तो कहते हैं पार्लियामान बालादस्त है, पार्लियामान में बिल्कुल चीजें होनी चाहिए, हम कोई पार्लियामेंट छोड़ के नहीं जा रहे हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कम से कम मेरी जैसी साहिबजादा हामिद रजा ने आपको कहा है कि इस्तीफे दे दें, बात करें इस पे। सर साहिबजादा साहब का कमेंट है, उनकी राय हो सकती है, पार्लियामेंट में एक ग्रुप के अंदर लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, वो अपनी राय देने का हक रखते हैं, वो शायद मायूस हो रहे होंगे जिस तरह तरीकेकार से चीजें चल रही हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ आरा इस वक्त मौजूद हैं और वो अगेन जमहूरियत का हुस्न है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रियासत के सारे इदारे हमारे हैं और हर इदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए, चाहे वो पार्लियामान हो, अदलिया हो, हमारी अफवाज हो, हर इदारा हमारा है और हम उस इदारे के साथ खड़े हैं जब वो अपने हदूद के अंदर चल रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है और सियासी मुदाखलत किसी और इदारे की नहीं होनी चाहिए। और हम जो है बिल्कुल पार्लियामान में रह के चलना चाहते हैं। ये बात कर रहे थे मईशत की बेहतरी की, हम तो चाहते हैं मईशत की बेहतरी हो, आम आवाम को सुख का सांस मिले। मैं इस वक्त एक मुल्तान के दही इलाके में मौजूद हूँ जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ तो यकीन करें किसान रो रहा है इस वक्त। जो वीट की सपोर्ट प्राइस रखी गई वो तो मिली नहीं, तो जो किसान है वो तो जो उसका खर्चा है पर एकड़ गंदम का वो भी पूरा नहीं कर सकता, तो ये कौन सी मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं। 10 अरब डॉलर के मुआहदे होने जा रहे हैं, नजर आ जाएगा। अल्लाह करे हो और अल्लाह करे बेहतरी की तरफ चीजें जाएं, उन चीजों अच्छी चीजों में हम इनके साथ खड़े होंगे। सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आती है, चीजें चलती है, तो हम इनका साथ देंगे, इनका नहीं साथ दे रहे होंगे, हम रियासत का साथ दे रहे होंगे। रियासत भी हमारी है, अवाम भी हमारे हैं, मईशत भी हमारी है, लेकिन जो गलत वैसे खौफजदा है आपसे कि कहीं उन दिनों भी आप धरना न दे देना। किस चीज पे धरना दे देंगे? कोई धरना ना सर पहले इतना हुआ, उसके ऊपर एक बड़ी बात है, वो एक अलग डिबेट चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ खुद जितनी ज्यादतियां होंगी, हमने क्या किया, अदालतों के दरवाजे खटकाए हैं, हाई कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के, आरओ के, इलेक्शन कमीशन के, हम तो अभी भी यही कर रहे हैं, अपना जमहूरी हक अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमें बाई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, जहां हम जीते हुए वहां फिर मैदान में मौजूद है, तो हम तो जमहूरियत का उतना हिस्सा है जितना कोई बन सकता है। ठीक है, आपकी कमिटमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, बैरिस्टर तैमूर साहब मौजूद थे, और साहब का कहना यही था कि रिपोर्ट भी मंजर आम पे आएगी और जल्द प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट है उसको अचीव किया जाएगा, ताकि ये जो किसान इत्तेहाद की एहतजाज की कॉल है इससे पहले मामलात को फिक्स किया जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।